इधर देखो, क्या समझाना है तुम्हारे को? हाँ, क्या पढ़ाया था? वाष्पोत्सर्जन समझ में नहीं आया। इधर देखो, ये क्या है? जड़े। और जो जल और खनिज लवण होते हैं बेटा, वो कहाँ से अवशोषित होते हैं? जड़ें अवशोषित करती है, ठीक है। और जड़ों के माध्यम से, यहाँ से जड़ों से पत्तियों तक, यानी पौधे के सभी भागों में जो उत्तक लेकर जाता है, वो कौन सा उत्तक लेकर जाता है? जाइलम। जाइलम। जड़ से याद रखना बेटा, जाइलम। यानी जड़ों से क्या जाएगा? जल और खनिज लवण जाएंगे, जो कौन लेकर जाएगा? जाइलम उत्तक, ठीक है। फ्लोएम, यानी फल कहाँ पे लगते हैं? पत्तियों पे। पत्तियों के पास में लगते हैं ना। और खाना कहाँ पे बनता है? पत्तियों में बनता है ना खाना। अब पत्तियों में जो खाना बनता है बेटा, वो पत्तियों में जो खाना बनता है, उसको पौधे के समस्त भागों में भेजना, वो किसका काम होता है? फ्लोएम का, ठीक है। अब ये दोनों तो कार्य, अब जो जाइलम उत्तक था वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना था। कौन कौन सी बेटा? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, ठीक है। जिसमें से 2 कोशिकाएं, कौन कौन सी? एक वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, दोनों मिलकर एक किसका निर्माण करती? जल संचालन मार्ग का निर्माण करती है, जो कि जल संचालन मार्ग अपने यहाँ दर्शाता है, ठीक है। जो कहाँ से बेटा? जड़ों से और पौधे के समस्त भागों में पहुंच जाता है। ये याद रखो, सिंपल सी, कहाँ तक पहुंचता रहता है? पत्तियों तक। कहाँ तक? पत्तियों तक, ठीक है। अब ये पहुंचने के बाद वाष्पोत्सर्जन जानते ही हो, यहाँ पे जो जल पहुंचा है वो किसके रूप में? वाष्प बनकर उड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अब ये जो जल यहाँ से उड़ेगा, तो ये जल उड़ना, तो एक ये जो संचालन मार्ग है, इसमें क्या हो जाएगा? एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिंचाव। तो खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से ये जड़ों से जल कहाँ पर? ऊपरी दिशा में गति करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जब प्रकाश होगा, जब भी वाष्पोत्सर्जन होगा। अब रात के दिन तो ये प्रक्रिया नहीं होगी ना, रात के टाइम पे तो, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी चीज होती है, इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सिंपल सी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है। दूसरी चीज, अब जल, पौधों में जल व खनिज लवणों का परिवहन किस प्रकार से होता है? ये पॉइंट हो गया अपना, समझा दिया मैं। एक खिंचाव उत्पन्न होता है, किसकी वजह से? वाष्पोत्सर्जन की वजह से। इसके बाद में किसका? भोजन का, भोजन का परिवहन, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है बेटा? एटीपी। जो भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है ना, एक रिएक्शन भी लिखे थे अपन कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट बनता है किसकी क्रिया से? पत्तियों में। एक तो होता है जल होता है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उन दोनों आपस में क्रिया करके, ठीक है, आपस में क्रिया करके किस किस का निर्माण करती है? कार्बोहाइड्रेट का, जल का और ऑक्सीजन का। बताया था ना मैंने उस टाइम पे भी, कि उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो वापस पौधे क्या करते हैं? रंध्रों के माध्यम से त्याग देते हैं, और जो जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन द्वारा त्याग ही रहे, ठीक है। अब बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या होता है? भोजन किसका? पेड़ पौधों का, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट जो पौधे किसके रूप में संचित करते हैं? स्टार्च या मंड लिखवाया था ना मैंने, ठीक है, उसको रूप में संचित करते हैं। तो फिर वो भोजन होता है, वो क्या करता है बेटा? जो ये फ्लोएम उत्तक का काम होता है ना, पौधे के समस्त भागों में पहुंचाने का, किसका? भोजन का। तो इसकी जो चालनी कोशिका है, चालनी नलिका है, चालनी कोशिका है, उसके अंदर क्या करता है? जो एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा क्या होती है? जैसे ही उस चालनी नलिकाओं में स्टोर होती है, क्या होती है? स्टोर होने लग जाती है। तो वहां पर क्या हो जाता है? ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। अब ऊर्जा की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी, तो वहां का प्रासरण दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब प्रासरण दाब बढ़ने की वजह से, जहां पर जिस जिस कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वहां पर क्या क्या चल जाएगा? ऊर्जा, यानी जो भोजन पहुंच जाएगा कहां पर? जहां पर आवश्यकता होगी, और ले जाने का कार्य कौन करेगा? फ्लोएम उत्तक। बस इतना सा ही है। और बताओ अभी तुम। ये डायग्राम बना लिया अपन ने, वाष्पोत्सर्जन के कार्य लिखवा दिया। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बाद में बुक के क्वेश्चन करेंगे ना आज अपन। बुक के क्वेश्चन निकालो 122 पे, सब बुक खोल लो।
पेज नंबर कितने निकाल लिया सभी ने? क्वेश्चनों को पढ़ा था क्या घर पे जाके? आ गए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 25 की जगह छोड़ो। मानव में वहन तंत्र, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य है? वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? 3 ही मुख्य घटक बताया था ना मैं मनुष्य के अंदर। क्या क्या? हृदय हो गया, एक रुधिर हो गया, एक रुधिर वाहिका हो गया। ठीक है, ये 3 ही मुख्य घटक होते हैं। इनके क्या लिखना है? नाम लिखना है एक तो, ठीक है, और एक इनके क्या लिखना है? कार्य लिखना है। तो सबसे पहले तो लिखो, आंसर लिखो, जगह छोड़ देना क्वेश्चन की। लिखो, मानव में वहन तंत्र के निम्न घटक है। मानव में वहन तंत्र के निम्न घटक है। नीचे लिख लो बेटा, क्या लिख लो? हृदय, मानव हृदय लिख लेना, मानव हृदय, हृदय खड़ डाल के लिख लेना, क्या? रुधिर है ना, और ग डाल के लिख ले, क्या लिखोगे? रुधिर वाहिकाएं लिखो। वाहिकाएं करना है नहीं। अब इसके नीचे जस्ट पैराग्राफ चेंज किए, ऐसे ये फर्स्ट डाल देना, ये डाल लेना, का डाल के लिख लो, मानव हृदय के कार्य। नीचे पैराग्राफ चेंज करके, मानव हृदय के कार्य। क्या कार्य होता है हृदय का? रुधिर को पंप करने का कार्य होता है। किसका? हृदय का। लिखो, यह शरीर में, यह शरीर के, फर्स्ट पॉइंट ये का डाल दिया, ये लिख लिया ना, मानव हृदय के कार्य। अब इसके जस्ट आगे लिखना है, एरो लगा के लिखो, यह शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करता है। विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करता है। इसके बाद में सेकंड लिखो, रुधिर के कार्य। पैराग्राफ ही चेंज करना, लाइन मत छोड़ना। रुधिर के कार्य लिखो, यह शरीर में विभिन्न पदार्थों, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखना है पोषक पदार्थ ओब्लिक गैसें, ब्रैकेट बंद, का परिवहन करता है। इसके बाद में आ जाओ, उसके बाद में तीसरा लिखो, ग रुधिर वाहिकाओं के कार्य। इसमें लिखो, यह रक्त को हृदय से शरीर की ओर
यह रक्त को हृदय से शरीर की ओर एवं शरीर से हृदय की ओर एवं शरीर से हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। लाने का कार्य करती है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? अब ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित अपन ने दोहरा परिसंचरण पढ़ा था ना, फिर उसके उपयोग भी लिखे थे, क्या फायदा है लिखा था ना, वही इसके अंदर लिखना है। हाँ बेटा, ये पूछ रहा है कि स्तनधारी और पक्षियों के अंदर ऑक्सीजनित यानी O2 युक्त रुधिर, ठीक है, विऑक्सीजनित मतलब CO2 युक्त रुधिर, उनको अलग करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्यों आवश्यक है मैंने लिखवाया था ना, दोहरा परिसंचरण के लाभ, वही लिखना है इसके अंदर। लिखो, आंसर लिखवाता हूँ, लिखो क्योंकि यह जीव नियत तापी होते हैं। क्योंकि यह जीव नियत तापी होते हैं, अतः इनके शरीर का ताप एक जैसा बनाए रखने के लिए और अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए और अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए अधिक O2 की आवश्यकता होती है। अधिक O2 की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए अधिक O2 की आवश्यकता होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? पादपों में वहन तंत्र के दो ही घटक है ना, एक तो जाइलम उत्तक और एक फ्लोएम उत्तक। तो लिख लो इसके अंदर 2 पॉइंट डाल के मैं लिखूंगा, जैसे लिख लो। देखो, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के निम्न 2 घटक है। वहन तंत्र के निम्न 2 घटक है। लिख लो, फर्स्ट लिख लो जाइलम उत्तक और सेकंड लिख लो फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया क्या? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन कैसे होता है? कर लोगे ना? पादपों में जल एवं खनिज लवणों का वहन लिखवाया था ना, वाष्पोत्सर्जन के कारण जल संचालन मार्ग में खिंचाव उत्पन्न होता है, वो पूरा पैराग्राफ था ना, वो लिखना है बेटा। इसमें स्टार करके लिखवाया था ना, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन या संवहन, ये वाला लिखना है इसके अंदर, ठीक है, चौथे क्वेश्चन के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भोजन का स्थानांतरण ऑब्लिक लगाओ, लिखवाया था परिवहन, वो लिखना है इसके अंदर बेटा।
भोजन का स्थानांतरण, ओब्लिक लगा हुआ क्लिक करवाया था, परिवहन। हाँ इतना सही है ना, वो लिखना है। एटीपी वाला, हाँ एटीपी वाला, एटीपी है ना इसमें, छोटा ही तो है। हाँ छोटा ही है, इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद में कुछ पूछना है क्या इधर से? इसके बाद में मैं वाला रुधिर वाहिकाएं पढ़ाया था ना तुम्हारे को, उसके अंदर 3 लिखवाया था ना, क्या क्या? धमनी, शिराएं और केशिकाएं। ठीक है, केशिकाएं। इधर देखो बेटा, धमनी का क्या कार्य होता है ये बताओ पहले। शुद्ध रक्त को हृदय से बॉडी के अंदर लेके जाती है। ये किसका कार्य होता है? धमनी का। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि हृदय से शुद्ध रुधिर को कौन सी धमनी लेकर जाती है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? सारी चीजें तो हाँ सही है, महाधमनी तो लेकर जाती है बॉडी के अंदर शुद्ध रुधिर को। ठीक है, और अशुद्ध रुधिर को कौन सी धमनी लेकर जाती है? फुफ्फुसी धमनी। लेकर कौन जाती है? कौन सी धमनी लेकर जाती है? तो ये चीजें क्या है, अगर पूछ लेना हो तो तुम्हारे दिमाग से लिखना पड़ेगा, हर चीजें नहीं लिखवा सकता मैं। ठीक है ना, दोहरा परिसंचरण अच्छे से याद करना है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आएगा इस साल। ठीक है ना, दोहरा परिसंचरण एग्जाम में मिलेगा, वहां पे कम से कम 2 नंबर का। और वो डायग्राम बनवाया था ना मैं तुम्हारे को, वो दोहरा परिसंचरण इंपॉर्टेंट है। हाँ ये डायग्राम और ये दोहरा परिसंचरण। और प्रथम चक्र, हाँ और प्रथम चक्र के अंदर, प्रथम चक्र के अंदर अशुद्ध रक्त मतलब अशुद्ध रक्त ही होना चाहिए। ठीक है, प्रथम चक्र लिख दिया, फिर लिख लिए शुद्ध रक्त, तो पूरा का पूरा ही कट जाएगा और 2 नंबर ऐसे कैसे चल जाएंगे। प्रथम चक्र में बेटा अशुद्ध रक्त द्वारा परिसंचरण के अंदर, अगर क्रियाविधि के अंदर लिख रहे हो ना, अगर क्रियाविधि पूछ रहा है कि हृदय की क्रियाविधि लिखिए, क्या हृदय सॉरी द्वारा परिसंचरण हृदय की कार्यविधि लिखवाया था ना मैंने, उसमें 2 पॉइंट लिखवाए थे, वो भी सेम ही थे, तो उसमें कैसे भी कर सकते हो, लेकिन द्वारा परिसंचरण में प्रथम चक्र के अंदर अशुद्ध रक्त ही लिखना है। ठीक है, अब इधर देखो मैंने रुधिर वाहिकाएं लिखवाई थी ना, रुधिर वाहिकाओं के अंदर 1 2 3 धमनियां, 1 तो शिराएं। ठीक है, अब ये क्या था अपना हृदय था बेटा। अब हृदय से शुद्ध रक्त को कौन लेकर गई थी? महाधमनी लेकर गई थी ना, तो एक तरह से मैं बोलता हूँ कि धमनी लेकर गई थी। क्या लेके गई थी? धमनी। कहाँ पे लेके गई थी? बॉडी के सभी कोशिकाओं या ऊतकों के अंदर। फिर वहां से अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आई थी हृदय के अंदर? महाशिरा। ठीक है, अब ये ले जाने का कार्य तो कौन कर रही है? धमनियां। और लाने का काम कौन कर रही है? शिराएं। ठीक है, अब इन दोनों जो आपस में जुड़ती है, तो शिरा और धमनी को जो जोड़ने का कार्य करती है वो केशिकाएं करती है। कौन करती है? केशिकाएं। आ गया समझ में? इतनी सी चीज याद रखनी है। एक चीज और लिखवाया था, शायद बी या सी पॉइंट था, उसमें था लसिका। लसिका समझ में आया था या नहीं आया था? इधर देखो मैं समझाऊं, ये लसिका कोशिका इस प्रकार से होती है ना बेटा, ये कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, क्या होता है? रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों के अंदर ये कोशिकाओं से के अंदर से क्या निकल के आ जाता है बेटा? प्लाज्मा, WBC। ठीक है, ये चीजें आकर इसमें क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टोर। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? लसिका। क्या बोलते हैं? लसिका। हाँ, तो रक्त का चना हुआ भाग ये बेटा कोशिका में क्या होता है? रक्ति होता है। और क्या होता है? रक्ति तो होता है। यहाँ पे भी तो रक्ति आ रहा है कोशिकाओं के अंदर। अब इनसे बीच में जो रिक्त स्थान होगा उनसे जो छनेगा, रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है। अब उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं? कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा होता है, उसमें WBC होता है। ठीक है, बस ये लसिका याद रखना है। अब इसके बाद में अपना 5 पॉइंट हो गए, कौन से पेन से? रेड पेन से। अभी लास्ट पॉइंट बच रहा है अपना छठा, जो आज कल या परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, अब डालो लास्ट उत्सर्जन। उत्सर्जन एक ये छठा पॉइंट चल रहा है ना बेटा, अभी ये छठा पॉइंट चल रहा है। और एक वो कौन सा
पांचवा पॉइंट जो अपना हृदय वाला चला था, इन दोनों से हाँ या इसमें नहीं लिखवाया था क्या? अब नहीं लिखवाया तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो क्वेश्चन के अंदर आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, वो याद है मेरे को, जहाँ आएगा तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, एक तो पांचवा पॉइंट कौन सा वाला, हृदय वाला, और एक ये जो छठा पढ़ा रहा उत्सर्जन वाला, इन दोनों से तो बनेगा 5 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और बचा 3 नंबर का क्वेश्चन, जो किससे बनेगा? बचा हुआ जो चैप्टर है ना, जिसके अंदर अपन पाचन तंत्र पढ़े थे, श्वसन तंत्र पढ़े थे, ठीक है, उसके पहले भी पढ़े थे अपन, क्या रंध्र पढ़े थे, रंध्र के डायग्राम पढ़े थे, अमीबा में पोषण पढ़ा था ना। तो यहाँ से कहीं से भी उठ के आ जाएगा 3 नंबर का, 5 नंबर का इधर से फिक्स है। उत्सर्जन डालना है बस। 6 नंबर पे रेड पेन से डालो उत्सर्जन। अब उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपनी बॉडी के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? उत्सर्जन। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? शरीर के, उनके बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं? त्याग करते हैं। क्या करते हैं? त्याग। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, ठीक है। पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन ही है उनका। पेड़ पौधों के अंदर अपशिष्ट जो अतिरिक्त जो जल होता है वो किसके बन के उड़ रहा था ना पेड़ पौधे के अंदर, तो वो पेड़ पौधों का क्या हो गया? उत्सर्जन। क्या हो गया? उत्सर्जन, ठीक है। इसी प्रकार से O2 और CO2 का परिवहन, अब उसमें से CO2 तो ग्रहण कर रहे थे तो उनके लिए उपयोगी थी, लेकिन O2 तो उनके लिए उपयोगी नहीं है ना, तो O2 का क्या कर रहे थे? त्याग। किसके माध्यम से? रंध्रों के माध्यम से। O2 और CO2 का परिवहन किसके माध्यम से होता है? रंध्रों के माध्यम से। तो लिखो, इसके अंदर डाल लिया ना सभी ने? लाल पेन से डालना है बेटा। लिखो, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागने की प्रक्रिया। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। को उत्सर्जन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। नहीं, इधर नहीं देखना है तुम्हारे को, तो देखो शरीर में, पैराग्राफ चेंज करके, शरीर में CO2 कॉमा अपशिष्ट मत लिखो, अतिरिक्त जल कॉमा अमोनिया कॉमा यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। लाइन छोड़ के फर्स्ट पॉइंट डालना है ग्रीन पेन से, ए वाला। मानव उत्सर्जन तंत्र, ग्रीन पेन से, मानव उत्सर्जन तंत्र डाल लिया क्या? लिखो नीचे से, मानव में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। मानव में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। अभी चारों के नाम लिखना बेटा।
लिख लो पहले एक साथ। ब्लैक से लिख लो ना। हाँ नाम लिखो इनके और फिर फर्स्ट पॉइंट डाल लेना। ब्लैक पेन से जल्दी लिख लो और फर्स्ट पॉइंट डालो ये। हाँ फर्स्ट पॉइंट डालो ये। अरे ये मतलब स्कूल वाला ग्रुप कौन कौन देखते हैं? डाल दिया है नहीं डाला। डाल लिया क्या? फर्स्ट में लिखो। इधर देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग पाए जाते हैं। इधर देखो कौन कौन से। यह तो होता है बेटा यकृत। क्या होता है? वृक्क। यकृत तो पहले पढ़े थे ना, उसमें क्या होता है? वृक्क। ठीक है। इसके बाद में ये क्या होती है? क्या होती है? मूत्रवाहिनी। ठीक है। इसके बाद में ये क्या होता है? मूत्राशय। क्या होता है? और ये क्या होता है? मूत्र मार्ग। ये 4 पार्ट होते हैं, इसके याद रखना है नाम। ठीक है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम में ग्रुप में डाल दूंगा, ये यूट्यूब पे डाल देना, उसमें से बनाना है। ठीक है ना। अब लिखो इसके अंदर, फर्स्ट डाल लिया ना, लिखो। नहीं वो तो अलग से डालूंगा मैं। लिखो। इसके बाद में ये चारों पॉइंट लिखवाने के बाद फिर जगह छोड़ना है। ठीक है। लिखो। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार के, जो सेम के बीज के आकार के एवं रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। दोनों ओर स्थित होते हैं। अब इधर देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। उसके मुख्य बात कौन से? सबसे पहले बाबू के नाम याद किया करो। ये कर लिया। करने के बाद सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? वृक्क। तो ये संख्या में कितने होते हैं? एक जोड़ी। यानी कितने होते हैं? 2 होते हैं ना संख्या में तो। ठीक है। 2 होते हैं। इनका जो आकार होता है वो किसके आकार का होता है बेटा? सेम कोई पौधा है, उसका जो बीज होता है उसकी आकृति के समान इसकी क्या होती है? आकृति होती है। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ होता है। कहाँ पे होता है? जो मेरी रीढ़ की हड्डी है ना, इस रीढ़ की हड्डी के एक जो किडनी है अपनी,
वो इस तरफ रहेगी रीढ़ की हड्डी के, और एक किडनी इस तरफ रहेगी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट डालो, मूत्र वाहिनी। डाल लिया? लिखो, प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलकर, प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलकर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय में खुलती है। इसके बाद डालो मूत्राशय। निकलकर मूत्राशय में खुलती है। इसके बाद डालो मूत्राशय। क्या लिखवाया था, कहां तक लिखा? प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलकर मूत्राशय में खुलती है। लिख लिया? मूत्राशय लिख लो। लिखो इसमें, यह एक तीसरा लिखो ना, यह एक पेशीय थैलेनुमा संरचना है। पेशीय थैलेनुमा संरचना है। थैलेनुमा संरचना है जिसमें मूत्र का संग्रह किया जाता है। जिसमें मूत्र संरचना है जिसमें मूत्र का संग्रह किया जाता है। इसके बाद में 4 पॉइंट डालो, मूत्र मार्ग। लिखो इसके अंदर, मूत्राशय का पश्च भाग, मूत्राशय का पश्च भाग, मूत्राशय का पश्च भाग संग्रह होकर एक पतली नली में परिवर्तित हो जाता है। संग्रह होकर एक पतली नली में परिवर्तित हो जाता है। पतली नली में परिवर्तित हो जाता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। लिख लिया? अब डायग्राम की जगह छोड़ आधा पेज, छोड़ दो। इसके बाद में बी पॉइंट डालो ग्रीन पेन से। आधा पेज छोड़ दो बेटा। कितना का है? अब आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, सर में आ जाएगा। छोटा बना देना तुम, क्या दिक्कत है? इतना सही तो डायग्राम ज्यादा थोड़ी मिनिमाइज। इसके बाद में बी पॉइंट डालो ग्रीन पेन से। आवाज मत करो। देखो
इधर देखो बेटा, अब समझना, जो किडनी होती है ना अपनी, जो वृक्क होता है ना, वो किसके आकार का होता है? सेम के बीज के आकार। तो इसके अंदर क्या होती है बेटा? छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती है। क्या होती है? छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जो वो क्या करती है, उसी का कार्य होता है जो ब्लड के अंदर। इसमें डायबिटीज में कैसे बाजिएगा? यस सर। कौन सा हो गया? कल सर। ऐसे भेज ना आगे इधर देखो बेटा, हाँ तो ये जो किडनी होती है, जो अपना वृक्क होता है, इसके अंदर 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती है। क्या होती है? सूक्ष्म नलिकाएं होती है। उनका क्या कार्य होता है? वो ब्लड के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को, ब्लड के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ पर क्या करती है? छानने का कार्य करती है। कौन? नेफ्रॉन। उन सूक्ष्म नलिकाएं इसके अंदर होती है, वृक्कों को क्या बोलते हैं अपन? नेफ्रॉन बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं, या वृक्क नलिका बोलते हैं। इनकी अपन संरचना पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिख लो इसमें, फिर कल समझेंगे। लिखो, प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती है। 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिन्हें वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, एक ही नाम लिख लो तुम तो, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। सारे नाम याद रखना, किसी भी नाम से आ सकता है, और इम्पोर्टेंट भी इस साल के लिए। जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। इसके बाद में लिखो, यह वृक्क की उत्सर्जन इकाई है। यह वृक्क की उत्सर्जन इकाई है। वृक्क की उत्सर्जन इकाई कौन है? नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। 1 नंबर का क्वेश्चन। यह रक्त को, यह रक्त को उत्सर्जन इकाई है। इसके बाद में लिखो, यह रक्त को मूत्र से अलग करती है। मूत्र, यह रक्त को मूत्र से अलग करती है। बाकी कल पढ़ेंगे अपन।